इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी तुरंत हमने बताया था आपको भारत की मुख्य भूमि, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि, जैसे ये भारत है आपका, तो हमने क्या बताया था आपको, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू होता है दक्षिणतम बिंदु। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री तक है। तो यहाँ पूछा भारत का मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए इसका बनाइए आप लोग। चलिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम लोग कर्क रेखा भी बोलते हैं। बताइए कितना डिग्री अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो नॉर्थ अक्षांश। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा भी कहा जाता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बना के बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। बताइए क्या होगा 3 का आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब बताइए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। चलिए बताइए 3 का क्या हो जाएगा, 3 का सी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत फैला हुआ है। और दुनिया का केमे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत जो है 7वें नंबर पे आता है। दुनिया के हिसाब से भारत केमे नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा देश अगर पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से तो कौन सा है, रूस है। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, आप ही लोग बताइए। अभी तुरंत हमने बताया, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। बताइए इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल सही है सी अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूरब में कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। पूरब में सबसे कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो कि हमने आपको अभी तुरंत थ्योरी में बता दिया था। अगर पूछे कि कितने डिग्री पर है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। कितने डिग्री पे है अरुणाचल प्रदेश, तो 97 डिग्री 25 मिनट पे है। कितने डिग्री पे है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बनाइए, मैकमोहन लाइन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बताइए मैकमोहन लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, बताइए। आपको पता होगा भारत और चीन के बीच में एक सीमा निर्धारण रेखा है, जिसको कि मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है।
तो मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैकमोहन रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? थ्योरी में अभी हमने बताया था। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? जरा बताइए आप लोग, क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर? अभी तुरंत हमने बताया था। कई लोग श्रीलंका मारेंगे, लेकिन उससे भी दक्षिण में कौन सा है? बताइए इनमें से। 6 का ए बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। 6 का क्या हो जाएगा? ए, मालदीव। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर? मालदीव। भारत का सबसे दक्षिणतम इनमें से कौन सा देश है? तो मालदीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का खंड है। आपको पता होगा पेंजिया नाम से जाना जाता था पहले, जब एक जगह था। ठीक है, तो उसमें जो है प्लेट का विवर्तनिक क्रिया हुआ, जिसमें आपका गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिणी भाग में चला गया और उत्तरी भाग, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट आपका भारत का दक्षिण वाला जो पार्ट है, पठारी एरिया, ठीक है, वो दक्षिण का जो भाग है भारत का, वो गोंडवाना भूमि का ही खंड है। अफ्रीका महादेश भी गोंडवाना भूमि का ही खंड है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है दूसरा, दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है, ये भी सही है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना भूखंड जो है प्रायद्वीपीय भारत है। दक्षिण का जो पार्ट है भारत का प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी पार्ट जो है भारत का वो सबसे पुराना है। सबसे नवीन आपकी जो है वो मैदानी एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना क्या हो जाएगा? तो भारत का जो दक्षिण में है, क्या पूछा इनमें से कौन कथन सही नहीं है? भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, ये सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये गलत है आपका, ये आपका गलत है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड नहीं है। भारत का सबसे पुराना भूखंड प्रायद्वीपीय भारत है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थार मरुस्थल, आपको पता ही होगा थार मरुस्थल भारत में कहाँ पे स्थित है, और जब भी मरुस्थल होगा तो वो किसी भी देश के पश्चिम भाग में ही होता है। याद रखिएगा, पश्चिम भाग में ही होंगे जितने भी मरुस्थल होंगे किसी भी देश में, पश्चिमी भाग में ही रहता है। तो पहला नंबर तो आपका राजस्थान में है, और राजस्थान में तो विंध्याचल आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली के पश्चिम में है, अरावली के पश्चिम में है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अरावली के पश्चिम में है। जब भी मरुस्थल का नाम पूछे पश्चिम दिया हो तो पश्चिम में ही होगा, उत्तर पूरब ये सब में नहीं होता है, पश्चिम में ही मरुस्थल होता है। तो अरावली के पश्चिम में, याद रखिएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, थार मरुस्थल।
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सूखा या गर्म मरुस्थल आपका कौन सा है? तो सबसे गर्म मरुस्थल सहारा है। सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है चिली में। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बताइए, भारत के उत्तरी मैदान का पूर्व पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर का है? उत्तरी मैदान का पूरब से पश्चिम लेकर के विस्तार, ठीक है, उत्तरी मैदान का जो है पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, जैसे भारत का हम मैप बना दें, मान के चलिए भारत है, तो ये का जो इसका जो क्या पूछ रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? तो उत्तरी मैदान का पूरब से पश्चिम विस्तार 2400 किलोमीटर है। याद रखिएगा कितना है? तो 2400 किलोमीटर। इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2400 किलोमीटर। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिम भाग, उत्तरी मैदान, अभी तुरंत हमने मैप बनाया, तो अब आप मैप के सहारे भी अगर आपको सभी राज्यों के बारे में पता है तो आप निकाल सकते हैं। ये वाला एरिया है, इसका पूछ रहा है पश्चिमी भाग किस नाम से, ये वाला एरिया किस नाम से जाना जाएगा बताइए? तो ये है पंजाब। यहाँ पे क्या है आपका? पंजाब है। तो गंगा का मैदान गलत, यमुना का मैदान गलत, पंजाब का मैदान क्या कहलाएगा? भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाएगा? तो पंजाब का मैदान। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है जरा बताइए? बताइए आप लोग, कितना होगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई? बताइए, ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई 12 कभी 800 किलोमीटर नहीं, 600 किलोमीटर। कितना हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई? तो ऑप्शन नंबर ए, 600 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेघना क्या है? दक्षिण भारत की एक नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, उत्तर बिहार की बाढ़ग्रस्त भूमि। तो मेघना याद रखिएगा, गंगा और जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो उसी को मेघना कहा जाता है। इसका तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को ही क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतपुरा के घने जंगल, ठीक है, सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो ये तो आप लोग एमपी में पड़ता है, तो धूपगढ़ की चोटी आपको पता ही होगा। ये पहाड़ जब चैप्टर हमने पढ़ाया था, नदी पहाड़ ये सब हमने लगातार पढ़ाए, ये सब वहीं पे ये सब टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो वो सब जो थ्योरी पढ़े हुए होंगे, धूपगढ़ की चोटी जो है ये आपका सतपुरा का सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, ये विंध्याचल क्रम। चलिए नेक्स्ट है, खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम में। खंभात की खाड़ी कहाँ है बताइए आप लोग? 14 का सी। चलिए ये तो हो गया। 15 का बताइए क्या होगा आंसर? 15 का बताइए, खंभात की खाड़ी कहाँ है? 15 का बी, गुजरात में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। इनमें से कौन हिमालय की श्रेणी है बताइए? इनमें से कौन हिमालय की श्रेणी है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। इनमें से कौन हिमालय की श्रेणी है?
16 का बी बिल्कुल सही है। शिवालिक है, शिवालिक, और बिहार में भी शिवालिक चोटी है, सोमेश्वर की चोटी, शिवालिक सही है, बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालय की चोटी है, श्रेणी है, हिमालय की श्रेणी है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में भी है, वो जो है आपका शिवालिक का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुगामी नदी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ढाल के अनुरूप जो स्लोप पे चलता है अनुगामी। भारत की कुछ नदियां ढाल के अनुरूप नहीं है, ये भी सही है। भारत की कुछ नदियां पहाड़ के आर पार बहती है, ये भी सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। जो दो नदी द्रोणी को अलग करता है उस भूमि को कहा जाता है जल विभाजक। क्या कहा जाता है उसको, तो जल विभाजक कहा जाता है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका जल विभाजक। इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा जल विभाजक, ठीक है। आप लोग को हमने आज सुबह में शाम में शायद इस नोट्स को हमने भेज दिया था, आप लोग अपना बना लिए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब लगातार आपका ऑब्जेक्टिव सेशन ही चलेगा, इसीलिए आप लोग जो है थ्योरी पढ़ ली हैं तो ऑब्जेक्टिव को बनाया कीजिए। इनमें से कौन सी नदी पूर्वगामी है, यानी पूर्व दिशा की ओर बहती है, तो ये है आपका, इनमें से जो वो नदी है वो है आपका सिंधु नदी। क्या है, पूर्वगामी नदी है, ठीक है। हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी 5100 मीटर पर कहाँ है, तो ये याद रखिएगा गिलगिट के निकट। ये 5100 मीटर नदी घाटी है, गहरी है सबसे, हिमालय में गहरी नदी घाटी कहाँ है, तो गिलगिट के निकट। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिलगिट के निकट। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आंसर में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे कोसी आंसर दे दिया गया था तो उसको गंडक सॉरी यमुना ही होगा यहाँ पे। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, याद रखिएगा, ठीक है। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, बताइए कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। नर्मदा और ताप्ती के बारे में आप पढ़े होंगे, भ्रंश घाटी, तो याद रखिएगा नर्मदा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा। क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाता है, ये भी बताइए। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, और सुंदरबन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है दोनों जब मिलता है तो वहीं पे सुंदरबन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए बंगाल की खाड़ी से के निकट। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है, जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुओं का होना। बिल्कुल, जाड़ा और गर्मी स्पष्ट रूप से भारत में होता है। दूसरा है
वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्म में होना, ये भी सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, चूँकि गर्मी के मौसम में ही बारिश होती है। तीसरा है जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ की जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, ये आपका तीनों सही है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, एक से अधिक। चलिए आप लोग खुद बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब बेसिक जानकारी का चीज़ है। अगर नहीं भी पता है तो सोचेंगे तो अपने आप रिजल्ट आप निकाल लेंगे, ठीक है। इनमें कौन से कथन सही नहीं है? बिहार में वर्षा का मुख्यतः जाड़े की ऋतु में होती है। क्या बिहार में जाड़ा में वर्षा होता है? कभी कभी हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः नहीं होता है, तो ये तो आपका गलत है, ये तो आपका गलत हो गया। राजस्थान भारत का सबसे गर्म क्षेत्र, ये भी सही है। केरल में साल भर समान तापमान रहता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? कथन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में वर्षा मुख्यतः जाड़े की ऋतु में होती है, ये कथन गलत है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? वृष्टि छाया मतलब वहाँ पे वर्षा नहीं होगी, यानी कोई पहाड़ बीच में आ गया, जैसे मान के चलिए ये बीच का पहाड़ आ गया, बादल यहाँ से आया, इसमें टकराया, इधर बारिश हो गया, और इस साइड बारिश नहीं होगा चूँकि बादल इसके ऊपर से जा नहीं सकता, यहीं टकरा के बारिश करवा दिया, तो उस स्थिति में वृष्टि छाया हो जाती है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है भारत का? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट का जो विमुख भाग है पहाड़ी के उल्टा साइड, ठीक है, तो वो आपका जो, जैसे मान चलिए यहाँ अरब की सागर से उठा जलवायु, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में आया, टकरा के इधर बारिश हो जाएगी और इस साइड बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे इस साइड वाला एरिया जो हो जाएगा वो आपका वृष्टि छाया में पड़ जाएगा। तो पश्चिमी घाट का विमुख भाग जो है वो आपका वृष्टि छाया में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए बनाइए, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कौन सी ऋतु होती है? अक्टूबर नवंबर में यानी ठंडा स्टार्ट हो जाता है आपके यहाँ। बसंत तो आपका फरवरी में होता है, वर्षा जून जुलाई अगस्त में होता है, जून के बाद ही होता है। तो ये एक ही बीच में बचा शरद। तो कुछ क्वेश्चन जो है आप ऐसे भी बना सकते हैं ऑप्शन छांट करके। अक्टूबर से मध्य नवंबर तक जो ऋतु होती है वो शरद ऋतु कहलाता है। अक्टूबर से मध्य नवंबर तक जो ऋतु है भारत में या बिहार में, तो ये सब शरद ऋतु के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट है, आप लोग बनाइए। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन के कलेक्शन हमने कर लिया है, और अब आपको मैं जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सारा रिवीजन करवाता रहूँगा, जिससे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में आता है, तो आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है? देखिए बिहार में तो वर्षा होता ही पर्याप्त, झारखंड, पंजाब, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन है? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब है पंजाब। पंजाब हरियाणा में बहुत कम बारिश होती है। पंजाब हरियाणा में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब। और सबसे कम वन प्रतिशतता वाला राज्य भी आपका हरियाणा और पंजाब ही है। सबसे कम वन भी वहाँ पाए जाते हैं, तो वन वहीं होंगे जहाँ वर्षा होती है। तो पंजाब में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान कहाँ पे मिलता है? तो राजस्थान से तो ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, और वहीं पे एक जगह है जोधपुर। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है भारत में राजस्थान में होगा, और वो भी जोधपुर में। तो गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलेगा? तो जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है? बताइए आप लोग को पता होगा। भारत की औसतन वर्षा
कितनी होती है भारत में? भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है बताइए? 30 का बताइए, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? बिल्कुल गलत जवाब है, 30 का भी नहीं होगा। 320 सेंटीमीटर कहाँ चले गए आप लोग? ए होगा, 118 सेंटीमीटर बारिश होती है। 120 भी रहेगा तो टिक लगा देंगे, 120 118, ठीक है, इतना ही भारत का औसतन वार्षिक वर्षा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसके द्वारा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है? तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से वहाँ के जलवायु पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर? जलवायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वत्र एक सी वनस्पति पाई जाती है। ये तो गलत है, सभी जगह अलग अलग प्रकार के वनस्पति हैं, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कौन सा सही पूछ रहा है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों में आपसी संबंध हुआ करता है, ये सही है। प्रॉपर वन में ही प्रॉपर जानवर रहेंगे, सभी वन में सभी प्रकार के जानवर नहीं रहते हैं, ये तो आपका सही है। बायोम के अंदर मुख्य रूप से वन्य प्राणियों को लिया जाता नहीं, बायोम के अंदर वन्य प्राणी और जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं सब वनस्पति को भी लिया जाता है, ये भी आपका गलत हो गया। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों में आपसी संबंध होता है। ठीक है, अब जैसे जो घास वाला जो क्षेत्र है वहाँ का जानवर अलग टाइप का होगा, ठीक है, और जो सघन वन है वहाँ का जानवर और वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं, सबका एक संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति उगती है? तो ये लगभग ही है 46,000 से अधिक, लगभग 46,000 से अधिक प्रकार के वनस्पति का भारत में उगते हैं। कितने हजार से अधिक? तो लगभग 46,000 से अधिक वनस्पति भारत में उगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन पौधा मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है और किसी देश में नहीं होता? भारत में ही मुख्य रूप से होता है, वो पौधा है आपका सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है आपका भारत में ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो जो भी बड़े लंबे पेड़ होते हैं खास करके वो पहाड़ी एरिया में ही होंगे जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये देवदार के जो पेड़ होते हैं वो हिमालय में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हिमालय के तराई वाले भाग में देवदार के पेड़ मुख्य रूप से उगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलते हैं? जरा बताइए, बताइए जरा, कौन सा प्राणी दलदल में रहता है? चिड़ियाघर वगैरह भी जाते होंगे तो आपको पता होगा। दलदल में रहता है कौन सा जानवर? बताइए, इसमें से नीलगाय दलदल में रहेगा? सिंह रहेगा दलदल में? नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा? गेंडा। ठीक है, और आपको पता ही होगा असम में गेंडा होता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और असम में के दलदल क्षेत्र में गेंडा होता है। चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? देखिए, गुजरात शेर के लिए जाना जाता है, राजस्थान, उसके बाद हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय का जो ऊंचा वाला क्षेत्र है वहीं आपको तेंदुआ मिलेगा। तेंदुआ कहाँ मिलेगा? तो हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में, उत्तराखंड वगैरह साइड में आपको दिखाई देगा। क्या सच में साउंड सही से नहीं जा रहा है?
क्या साउंड प्रॉपर नहीं है सच में? हो सकता है फैन चल रहा है, इसके आवाज़ के कारण आप साउंड कम। अब देखिए, अब साउंड प्रॉपर जा रहा है? क्या साउंड प्रॉपर है? चलिए, हो सकता है फैन के कारण जो है साउंड सही से नहीं जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। या कई बार नेटवर्क इशू के कारण भी हो सकता है, ठीक है। भारत में याक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत में याक कहाँ मिलता है? आप देखते होंगे टीवी वगैरह पे भी दिखाते रहता है ये सब न्यूज़ में। तो याक आपका लद्दाख में, ठीक है। अभी बहुत दिनों से अनशन पे बैठे हैं सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के लिए ही है, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लद्दाख को। तो लद्दाख में, भारत में याक कहाँ मिलता है? लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय वन हैं? ये भी हमने आपको ईवीएस में पढ़ाया था। कितने वन उद्यान हैं? बताइए, कितने वन उद्यान हैं भारत में? 102, याद रखिएगा। कितने वन उद्यान हैं भारत में? तो 102 हैं, याद रखिएगा। कितने हैं? तो 102। भारत में राष्ट्रीय वन उद्यान 102 है। और बिहार का जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य। और वो कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम चंपारण। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। बाकी थ्योरी में आपको ये सब पढ़ाया हुआ है अच्छे से, आप देखिएगा ईवीएस में ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टीआरई के एग्जाम में, तो याद रखिएगा नीलगिरी में। भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी में। विश्व की विशाल जनसंख्या वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो अभी ये भी क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा था, तो अभी पूछेगा तो दूसरा स्थान ही मारिएगा, ठीक है। अभी इसका एग्जैक्ट आंसर दूसरा ही होगा, जब तक कि जनसंख्या काउंट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही अभी जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन भारत की घनी जनसंख्या का प्रमुख कारक है? मानसूनी जलवायु, बहुत दिनों तक ब्रिटिश हुकूमत, उद्योगों का विकास। कौन सा प्रमुख कारक है जनसंख्या का? आपको हमने बताया हुआ है, जनसंख्या चैप्टर अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ज्योग्राफी में कई बार पढ़ाया है। बताइए मुख्य कारण क्या है? यहाँ का क्या है वो मुख्य कारण? जनसंख्या जो भारत का घनी है उसका क्या मुख्य कारण है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मानसूनी जलवायु। जलवायु एक कारक होता है जनसंख्या का, जान लीजिए, ठीक है। मानसूनी जलवायु, जैव विविधता जहां मानसूनी जलवायु वहां ज्यादा होती है। इनमें से कहां जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है? तो आपको पता होगा पूरे देश में जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य एक नंबर पे है? बताइए कौन सा राज्य एक नंबर पे है? बार बार बिहार स्पेशल में पढ़ाते रहते हैं आपको। बताइए 43 का बी बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या घनत्व के मामले में आपका प्यारा राज्य बिहार एक नंबर पे है, ठीक है। इसमें हमारा राज्य एक नंबर पे है जनसंख्या घनत्व में। कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं यहाँ पे? बताइए जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं यहाँ पे। असम में अधिक वर्षा होते हुए भी जनसंख्या का घनत्व, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, जनसंख्या का घनत्व कम क्यों है? वर्षा जबकि अधिक है फिर भी जनसंख्या कम क्यों है? जनरली जहां वर्षा होता है वहां जनसंख्या होता है, तो उसके पीछे क्या कारण? मरुस्थल के कारण? नहीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण, वन पहाड़ और अस्वास्थ्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़ के कारण भी नहीं, बहुत पहाड़ी एरिया में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वन पहाड़ एवं अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये सही जवाब है, जिस कारण से असम की आबादी कम है, ठीक है। जबकि वर्षा ज़्यादा होती फिर भी असम की आबादी कम है,
तो वन, पहाड़ और अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए, पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? बताइए, इसका सही जवाब बताइए तो आप लोग। 45 का क्या हो जाएगा, 45 का बताइए तो। सिंचाई की सुविधा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। देखिए, जो उत्तर भारत है ना, उसकी मिट्टी उपजाऊ है, ठीक है, मैदानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पे देखिए उपजाऊ मिट्टी का भी मिलना है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा कि जो उपजाऊ मिट्टी भी है, अभी वर्तमान में धीरे धीरे वो अनुपजाऊ हो रही है, लेकिन यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। और साथ साथ सिंचाई की भी सुविधा है वहाँ पे बेहतर, जिस कारण से यहाँ पे जो है आपका वर्षा कम होने के कारण भी वहाँ पे घनी आबादी रहती है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कई जगह इसका आंसर केवल सिंचाई की सुविधा दे दिया है, तो केवल सिंचाई की सुविधा ही नहीं है बल्कि वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। ये बात अलग है कि धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ होते जा रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है यूरिया और जो है कई तरह के कीटनाशक का प्रयोग किया गया और सिंचाई बहुत ज़्यादा किया गया, जिससे लवणीय मिट्टी हो गई है, वहाँ की नमकीन हो गई है, जो कि धीरे धीरे अनुपजाऊ हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ठीक है। तो उपजाऊ मिट्टी का मिलना भी सही है और सिंचाई की सुविधा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिम बंगाल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सबसे एक नंबर पे महाराष्ट्र है आपका। फिर आपका बंगाल भी 3 नंबर पे आता है जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? यहाँ कृषि की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ छोटे बड़े उद्योग का विकास हुआ है, धान की 2 फसल। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए 46 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 46 का क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ की कृषि की भी सुविधा है, छोटे बड़े उद्योग का भी विकास हुआ है और धान के 2 फसल, इसीलिए तो चावल वो लोग वहाँ का मेन भोजन है, ठीक है। चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी पठार में घनी जनसंख्या नहीं मिलने के क्या कारण हैं? यहाँ धान नहीं उपजता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ व्यापार की सुविधाएं नहीं है, यहाँ वर्षा का अभाव है और जमीनें ऊंची नीची है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ वर्षा का अभाव होता है पश्चिमी पठार में, और साथ साथ जमीनें ऊपर नीचे है, जिस कारण से जो है खेती भी सही से नहीं हो पाती है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, घनी जनसंख्या नहीं मिलने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? कहीं आपको ज़्यादा मिलेगा, कहीं कम, तो वहाँ वैज्ञानिक कृषि की जाती है, ये गलत है आपका। चलिए सोना चांदी खनन नहीं, वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। तो जिस क्षेत्र में विकास हुआ वहाँ पे आपको कहीं कहीं आपको सघन आबादी मिलती है उद्योग के विकास के कारण, ठीक है। जितने भी लौह उद्योग हैं, कोयला उद्योग है, ठीक है, स्टील वगैरह प्लांट हैं, तो ये सब के कारण वहाँ पे जो है आपको यत्र तत्र कहीं कहीं जनसंख्या ज़्यादा दिखती है, तो उद्योग का विकास हुआ इस कारण से। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट। केरल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? इसके पीछे क्या रीजन है? वहाँ शिक्षा का अत्यधिक प्रसार है, ठीक है, जल संसाधन भी है और वहाँ की कृषि उद्योग का विकास हुआ है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 49 का क्या होगा आप लोग बताइए।
आपके हिसाब से क्या होगा 49 का? बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट का। ठीक है, तो डेली 50-50 क्वेश्चन का हम लोग जो है सेट करेंगे। अब थ्योरी हो ही रखा है, बस जो भी ऑब्जेक्टिव सेशन है एनसीईआरटी आधारित तो वो हम लोग कर लेते हैं अगर अच्छे से, तो कहीं कोई दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं होगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में कौन सहायक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था एग्जाम में, जनसंख्या वाला, याद कीजिए, और हमने आपको अच्छे से पढ़ा भी रखा है। तो क्या है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में कौन सहायक है? प्राकृतिक रूप से। ठीक है, प्राकृतिक रूप से, मैन मेड नहीं, कृत्रिम नहीं। लोगों का कार्य निपुण होना, ये गलत है। शिक्षा, ये भी गलत है। प्राकृतिक रूप से, जन्म दर जब अधिक होगा प्राकृतिक रूप से तो स्वाभाविक है वहां की जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि में सहायक होगी। ठीक है, प्राकृतिक रूप से तभी जनसंख्या बढ़ेगी जब वहां जन्म दर अधिक होगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन के सेट ज्योग्राफी के, जो कि एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो जो टॉपिक अभी जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन टॉपिकों को आप लोग बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और ऑलरेडी सारे टॉपिक आपके कंटेंट में पढ़े हुए उसको भी देखिए, और साथ साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है उसको आप लोग देखते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ सकते हैं। HM का भी कोर्स स्टार्ट है और बहुत जल्द टीचिंग एप्टीट्यूड का भी उसमें स्टार्ट हो जाएगा सेशन। बाद बाकी ऑलरेडी मैथ के, रीजनिंग के और भी आपके सेक्शन हैं, करेंट अफेयर्स और साथ साथ जीके जीएस ऑलरेडी आपके पढ़ाए जा चुके हैं, कंटेंट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप लोग लगातार अपना देखते रहिए, मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए, करेंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम की जो होने की संभावना बढ़ चुकी है जून में, जून लास्ट वीक में आपके एग्जाम की होने की संभावना बढ़ रही है। जो लोग 3.0 वाला जिनका रद्द हुआ है या जिनका नहीं हुआ है उनका, बाकी लोग का जो 4.0 है वो आपका अगस्त में प्रस्तावित है, तो अगस्त में ही होने की संभावना होगी। HM का भी एग्जाम जो है आपके जून के सेकेंड वीक तक होने की संभावना है। ठीक है, यानी चुनाव के बाद 15 से लेके 30 जून के बीच में जो भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाने की संभावना है प्रबल, ऐसा सूचना मिला है। तो आप लोग तैयारी को एकदम पिक पे ले जाइए, अब एकदम स्पीड बढ़ा दीजिए। कम से कम 8 घंटा डेली स्टडी कीजिए, उससे कम में कोई गुजारा नहीं होगा, जान लीजिए। इस बार आपका कट ऑफ मैं पहले बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले 80+, उससे कम में किसी भी लेवल में, खास करके 6 to 8 में तो संभव नहीं है, और 1 to 5 में 80 के अराउंड ही जाएगा कट ऑफ। ठीक है, चाहे क्वेश्चन आसान पूछे टफ पूछे, जान लीजिए। तो आप लोग तैयारी बेहतर कीजिए। इस बार कट ऑफ पिछले बार की तुलना में 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जो परीक्षा रद्द हुआ उसकी अपेक्षा में इस बार 10 नंबर आपका बढ़ जाएगा। चूँकि जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होता है, और आप लोग को भी जो लोग रद्द हुआ है तो वो अनुभव कर रहे होंगे, जब अब आप बैठिएगा तो वो गलती नहीं करिएगा जो पिछले बार किए। तो स्वाभाविक है कि ऐसा ही सिचुएशन सब लोग के साथ होगा। तो वो कम से कम 10 नंबर इंक्रीज करेंगे पिछले बार की तुलना में, तो कट ऑफ स्वाभाविक है 10 नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। 10+2 के कट ऑफ आपके 70 के अराउंड रहेंगे, तो उतना आप लाने का प्रयास कीजिए। और 1 to 5 और 6 to 8 में 80+, अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, अगर उतना आ रहा है, अगर उस कम से कम 60-65 भी प्लस आ रहा है, तो आप सोचिए आपकी तैयारी बेहतर है। अगर नहीं आ रहा है तो तैयारी कीजिए, अभी भी मौका है। जिन लोग का जो भी सब्जेक्ट है 6 to 8 में या 9-10 में, उसके एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, साथ साथ जो भी हमारे वीडियो हैं उसको अच्छे से देखिए और टेस्ट लगाते रहिए। और करेंट अफेयर्स के लिए एसपीडी का सामान्य अध्ययन का जो 1 लाइनर टाइप का होता है सभी मंथ का, उसको बस रिवीजन करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। इतना कीजिएगा, इजी मोड में आपका एग्जाम आसानी से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।